Good evening, everyone. Welcome back to Spoken English class on EXAMPUR channel. I'm your trainer Vishal and I hope you all are doing great. I'm really sorry for being a little late since we were preparing for the class and I had back-to-back classes. Don't ask me. I've been a crazy busy guy this day. Okay, so जल्दी जल्दी आ जाएंगे सभी बच्चे. भाई ये कमेंट देखना टेक्निकल भैया. हाँ जी आ रही है. Okay. Are we celebrating someone's birthday on this platform today? I thought this is spoken English class. Good evening, Gulshan Sharma ji, good evening. Hello Sujata ji, how are you? Amit Mishra ji. ओके अजय मिश्रा जी सॉरी. ओके हैप्पी बर्थडे एनीवेज अजय मिश्रा जी, आपका बर्थडे है शायद आज. ऑल राइट, चलिए तो बर्थडे विशेस हो गई हो तो लेट्स कम बैक टू वर्क. ठीक है. सो टुडे वी हैव अ ग्रामर डे एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट फ्रेजेस कॉइन्ड बाय शेक्सपियर. इफ यू लर्न इंग्लिश एंड डू नॉट नो अबाउट शेक्सपियर्स दैट विल बी लाइक द स्पॉट ऑन द मून, है ना. जैसे चांद में एक दाग होता है ना, ये उसके बराबर हो जाएगा. आप अगर इंग्लिश पढ़ते हैं सीखते हैं तो आपको शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. तो आज उन्हीं के कुछ फ्रेजेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा एंड आई विल टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट शेक्सपियर. ठीक है. तो बिफोर दैट आई वांट यू गाइस टू कंटिन्यू द एक्टिव पैसिव वॉइस दैट वी वर डूइंग. ठीक है. तो एक्टिव पैसिव वॉइस कर लेते हैं before doing those phrases. चलिए जी, तो आज ग्रामर का डे है तो देख लेते हैं. हम लोग कर रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस और मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस करना सिखाया था. और ये टेबल आप देख सकते हैं, रूल आप देख सकते हैं. ठीक है. मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं ताकि आप इसको क्लियर देख पाएं. ऑल राइट, ये हो गया यहाँ पर. देखिए जी, आई होप यू गाइज रिमेंबर द रूल्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस V1 SOR ES प्लस V1 और ऑब्जेक्ट. सिंपल सा रूल है. पैसिव वॉइस में आपको पता है ऑब्जेक्ट को आगे लाना था, ASMR प्लस V3 बाय एंड सब्जेक्ट. सेम रूल्स, सेम काइंड ऑफ फॉर्मेट और कुछ सेंटेंसेस इस पे मैं आपको करके बताता हूं. देखिए एक्टिव वॉइस कैसे होता है. जैसे मैंने बोला ही opens the door. He opens the door. So the same sentence can be said in another way, that's called passive voice, where the action is important. Passive voice में बच्चों क्या होता है, एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता. कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे. देखो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आता है तो डोर मेरा ऑब्जेक्ट है, ओपन्स मेरी वर्ब है और ही मेरा सब्जेक्ट है. तो ये सेम बात मैं ऐसे बोल सकता हूं, द डोर इज ओपन्ड बाय हिम. All right. So when you speak English, you can use either one of them. You can say he opens the door, and you can say the door is opened by him. By the way, so that's how you can use a little bit of active passive knowledge in your spoken English. All right, and it's a great opportunity for all the learners on this platform to revise the tenses rules, because I'm bringing the rules again and I'm trying my best to repeat the tenses in active and passive both voices so that you guys get your mind ready for the absorptions of the rule, है ना, ताकि आपके दिमाग में रूल अच्छे से बैठ जाएं और आप उनको ऑटोमेटिकली यूज करना सीख जाएं. इसलिए बार बार मैं इनको लेकर आता हूं. देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है डू नॉट और डज नॉट प्लस V1. ऐसे ही फिर इनका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस ASMR के साथ नॉट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ
बाय आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही आएगी, ठीक है। तो अब मैं इसका नेगेटिव करने जा रहा हूं, देखेंगे फिर से। तो मैं बोलूंगा ही डज नॉट ओपन द डोर, वह दरवाजा नहीं खोलता है। तो सिंपल ऊपर वाले का आप बना दीजिए, द डोर इज नॉट ओपन्ड बाय हिम, है ना। वह दरवाजा नहीं खोलता है या दरवाजा उसके द्वारा नहीं खोला जाता है। देखिए मीनिंग सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हम यहां पर डूअर पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि काम कौन कर रहा है ना। इन एक्टिव वॉइस द डूअर इज वेरी इंपॉर्टेंट, काम कौन कर रहा है। बट इन पैसिव वॉइस ओनली द एक्शन इज इंपॉर्टेंट, डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट। यू कैन सिंपली से द डोर इज नॉट ओपन्ड येट। यू कैन इवन अवॉइड द डूअर ऑल टुगेदर, बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए अब इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हमने बोला डज ही ओपन द डोर, हाँ क्या क्या वह दरवाजा खोलता है। तो हम पैसिव भी ऐसे ही बना देंगे, इज द डोर ओपन्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। और देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस की एक खासियत है, इंटेरोगेटिव ही रहेगा। तो आपको इसको भी इंटेरोगेटिव में बनाना है, डज ही ओपन द डोर, और फिर पैसिव वॉइस भी, इज द डोर ओपन्ड बाय him. So there's absolutely zero difference in the meaning. The only thing is that we are emphasizing action in passive voice, whereas we are emphasizing subject in active voice. Okay? तो जो emphasize का मतलब होता है जोर डालकर बोलना, तो एक्टिव वॉइस में जोर डाला जाता है सब्जेक्ट के ऊपर, डूअर के ऊपर, जबकि पैसिव वॉइस में जोर डाला जाता है एक्शन के ऊपर। बाकी बोलते समय आप कोई सा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आई होप आपको क्लियर है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैंने टेंसेस ऐसे ही पढ़ाए हैं, बहुत डिटेल में पढ़े हैं। तो इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म और ओल्ड टू दिस प्लेटफॉर्म, व्हाटएवर हुएवर यू आर, प्लीज वॉच द वीडियोस, repeat the same videos over and again and then see the improvement in yourself. तगड़ी इंप्रूवमेंट आती है रिपीट करने से, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में बस नॉट आ जाता है, आपको पता है पूरा सेंटेंस सेम हो जाएगा, बस एक नॉट आपने ऐड कर देना होता है। सो आई होप एक्टिव और पैसिव दोनों वॉइस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और भी ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस भी रखे हैं। So let's transform them into passive voice, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। So let's transform active voice into passive voice. Okay, let's transform active voice to passive voice. ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बदलेंगे। तो करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ करिए, कोशिश करिए। रूल आपके सामने है, मैं आपको बता चुका हूं रूल क्या है। आई होप अब तक तो याद भी हो गया होगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस हम करने जा रहे हैं। ही ओपन्स द डोर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला पूछूंगा, वी सेट द टेबल, इसका पैसिव वॉइस बनाइए जल्दी से एंगेज होंगे सब लोग, बनाएंगे। ग्रामर की क्लास में एंगेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज एंगेज एंड पार्टिसिपेट एंड कमेंट योर आंसर्स, ठीक है। आई डोंट वांट द ग्रामर क्लास टू बिकम द टीचर टॉकिंग क्लास ओनली। आई वांट स्टूडेंट्स टू बी इन्वॉल्व्ड, ओके। सो यस, लेट्स transform this. We set the table. So we is the subject, set is the V1, verb की first form हो गई, and the table is the object. Now the same thing can be said in passive voice like this. The table, मैच कर लेंगे, अपना आंसर चेक कर लेंगे। The table is set. set की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, set, ठीक है। तो set बोलेंगे। The table is set by us. So either way, you can use it either way, ठीक है। और अभी मैं आपको एक
बहुत अच्छी चीज बताऊंगा पैसिव वॉइस के बारे में, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा अभी देखते रहिए, मैं जरा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपको बताऊंगा कि पैसिव वॉइस रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब क्या जरूरत पड़ी थी ग्रामरियंस को ये करने की कि भाई जो चीज एक्टिव वॉइस में बोली जा सकती है उसको पैसिव में भी बोलो, ठीक है। व्हाट वाज द नीड दैट ग्रामरियन फेल्ट दैट वी नीड टू voices, one active and one passive, to say the same thing. There was something very interesting I'm going to tell you, so stay tuned. All right, next sentence is she pays a lot of money. So she is subject, pays is verb, a lot of money is my object. So I hope the subject, verb and object identifying them is clear now. It's easy now. I've brought you a very easy sentences today. So I'll say a lot of money, my object will come first. So a lot of money is, okay, is paid by her. So you can see in passive voice the emphasis is given on object and the action, not the doer, whereas in active voice the emphasis we emphasize the doer, the subject, है ना, हम ज्यादा जोर डालकर बोल रहे हैं। आई थिंक इस वीडियो को देखते देखते आज आपको emphasize वर्ड तो याद हो ही जाना चाहिए, because I'm trying my best to repeat it, so you can even also use it in your spoken English wherever you're speaking English, so you can use the word emphasize. I can see some answers and they're hopefully correct. Yes, very good. पेड की स्पेलिंग सही कर लीजिए, PAID होती है बस. सो अ लॉट ऑफ मनी इज पेड बाय हर. यू कैन से द सेम थिंग लाइक दिस. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. आई ड्रॉ अ पिक्चर. मैंने पिक्चर बनाई या मैं पिक्चर बनाता हूं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हैबिचुअल एक्शन बताता है. मैं पिक्चर बनाता हूं. तो ड्रॉ की भैया सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ड्रू एंड ड्रॉन. ठीक है, तो मैं बोलूंगा, देखिए सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गई ड्रॉ और अ पिक्चर हो गया ऑब्जेक्ट. तो मैं बोलूंगा अ पिक्चर इज ड्रॉन, DRAWN बाय मी. ठीक है, ये वर्ब होती है ड्रॉ, ड्रू एंड ड्रॉन. और आपको कभी भी अगर वर्ब्स याद करनी हो तो आप उसमें देखिएगा, उसमें पैटर्न्स छुपे होते हैं. द पैटर्न्स आर हिडन इफ यू वांट टू मेमोराइज द लिस्ट ऑफ वर्ब्स. प्लीज ऑब्जर्व दिस पैटर्न. दिस इज अ पैटर्न इन इंग्लिश वेयर यू हैव मोर वर्ड्स लाइक दिस. फॉर एग्जांपल ग्रो, ग्रू and grown, they follow the same sound. So whenever you want to memorize the list of verbs, you can always find some patterns in them, and then it becomes easier to memorize hell lot of verbs, whatever the number of pages you want to memorize. Okay, so please emphasize on the action, not the doer. Okay, so what important in passive voice is the action, not the doer. Okay, let's move on to next one. They is my subject, wear is my verb, blue shoes is the object. So I'll say blue shoes are worn. Okay, wear, wore and worn. कपड़े पहनना, जूते पहनना. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैटर्न. ये भी एक वर्ब का पैटर्न है जो आप यूज कर सकते हैं बहुत सारी सिमिलर वर्ब्स याद करने के लिए जो सेम साउंड फॉलो करती हैं. ऑलराइट, so this is also one of the patterns in English that you can use to memorize the similar verbs that we have. For example, we have beer, bore and born. In the same way we have tear, tore and torn. Okay, so wear, wore, worn, beer, bore, born, tear, tore, torn. Following the same sounds to become easier for the mind to memorize the verbs. Okay, so blue shoes are worn by them. So it is not important who's wearing the shoes. Damn, the important thing is that something is worn. Worn. Okay.
Let's move on to next sentence. I hope you're getting it. If you have any doubt, please you can ask me. Okay, blue shoes are होगा, ठीक है, blue shoes because plural हो गया. Next sentence, they is my subject, don't help is the negative sentence of present indefinite, so it's my help is my verb and you is my object. So bring the object ahead. So I'll say you are not helped. You are not helped by them. देखिए, they don't help you. वो तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं. You are not helped by them. तुम्हारी सहायता उनके द्वारा नहीं की जाती है. तो हिंदी में हम ऐसे बोलते नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा स्टे ट्यून. इसको खत्म करने तो फिर बताऊंगा कि क्या रीजन है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों पैसिव वॉइस जरूरी है, व्हाट वाज द नेसेसिटी, ठीक है, क्या जरूरत पड़ी थी. विल डिस्कस इट. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस. He doesn't open the book. So the book is my object, doesn't open is my verb, and he is my subject. So same pattern, same thing. I'll say the books are not opened by him. The books are not opened by him. I'm trying my best to give you simple sentences since we are doing spoken English. So I want you guys to learn very, very simple sentences and start speaking first. Grammar can be learned at any stage of your learning. The first and foremost important thing for this platform is to make you speak a few words in English and see the changes in yourself that watching videos really worth. ठीक है, थोड़ा सा चेंज मैं आपके अंदर देखना चाहता हूं कि आपको अंदर से ये फील हो कि हाँ यार वीडियो देखकर थोड़ा थोड़ा तो इंग्लिश निकल रहा है मुंह से. You know, I'll feel successful if you speak a few English words unknowingly, you know. I would say automatically आपके मुंह से word English के निकल रहा है, then I'll consider that I've been successful in teaching spoken English. Okay, my last sentence is you don't write the letter. आप letter नहीं लिखते हैं. So you is my subject, don't write is my verb, and the letter is my object. So the passive voice of this sentence is the letter is not written by you. The letter is not written by you. So I hope the people who are watching all the videos regularly are getting things for the revision as well. I'm trying my best to give you revision of tenses again. Okay, so they are definitely going to be helpful for you. Okay, तो revision यहाँ पर कराते रहते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि सेम चीज़ों को आपके सामने बार बार लाएं, ठीक है. तो चलिए let's move on, आगे बढ़ते हैं. तो रूल मैं आपके सामने फिर से ये खोल दे रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है. ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में इसके रूल्स यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव चारों में लिखे हुए हैं, ठीक है. राइट, नाउ टाइम फॉर time for the thing that I was telling you that I'm going to share with you, that why passive voice is important, why in real life, what is the implementation of passive voice in real life. ठीक है, बुकिश तो हमने सीख लिया कि अच्छा जी एक्टिव ऐसे है, इसको पैसिव बनाना है. एक रीजन मैंने जो आपको बताया पैसिव वॉइस यूज करने का वो ये कि एक्शन पर एम्फसाइज करते हैं, सब्जेक्ट पर नहीं. और आज एम्फसाइज वर्ड तो याद होने वाला है.
है ना. एंड आई होप यू आर गोइंग टू यूज इट. जब भी आप किसी चीज पर जोर डालते हैं तो एम्फेसाइज वर्ड आप यूज करेंगे. ठीक है, चलिए. ये मेरा नया तरीका रहेगा. मैं हर क्लास में कोशिश करूंगा कि कोई एक वर्ड मैं बार बार रिपीट करूं ताकि वो वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाए उस दिन. ओके, चलिए. तो अब समझते हैं कि पैसिव वॉइस क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस. देखिए, मान लीजिए ये आपका घर है. वैसे तो ये मैं एनिमेशन में करता, लेकिन थोड़ी टाइम की कमी थी तो आई थॉट कि कोई नहीं, हम तो ड्राइंग भी कर लेंगे. हम यहाँ पर सीखने आए हैं तो हम ऐसे भी सीख लेंगे. ये आपका घर है. ठीक है. ओह, छत तो बनानी भूल ही गया. I forgot the roof. All right. So that's your house. Pretty, huh? Isn't it? Okay. So what's happening inside? Let's go inside now. What's happening inside? There are some guests sitting. कुछ मेहमान बैठे हुए हैं. Guest, मेहमान बैठे हुए हैं. अब ये आपके गेस्ट हैं. ठीक है, और ये आप हैं. ऑलराइट, गेस्ट लिख देता हूं. एक ही गेस्ट आए हैं मान लो. अब ये जो गेस्ट हैं इनका नाम है मिस्टर शर्मा. ठीक है, ऑलराइट. हिज नेम इज द गेस्ट नेम इज मिस्टर शर्मा. और आपका नाम है मिस्टर वर्मा. लेट योर नेम बी मिस्टर वर्मा. मान लेते हैं आपका नाम मिस्टर वर्मा है. सीखो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इस लाइन को. मैथ्स में तो अगर आप मैथ्स पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम में तो आपने जरूर सीखा होगा. मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल x है तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं उसको. लेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बी x. मान लो, तो मान लो आपका नाम मिस्टर वर्मा है. सो लेट योर नेम बी बोलेंगे. ठीक है, लेट योर नेम बी मिस्टर वर्मा. मान लो आपका नाम मिस्टर वर्मा है. ठीक है जी. शर्मा जी आए. अब बातचीत चल रही है. यू गाइज आर टॉकिंग. ओके, सो यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट coronavirus. You guys are talking about the vaccination of coronavirus. You guys are talking about the farmers protest. Okay, farmers movement. And then you guys are talking about the downfall of the Indian economy. Then the talks goes on and on and on and blah blah blah, whatever you guys are talking about. So what happens is that after a few minutes, after like 10 or 15 minutes, you realize that nobody has asked Mr. Sharma for a cup of tea. किसी ने चाय तो पूछी ही नहीं शर्मा जी को. It's very embarrassing. Sometimes I feel that if I'm sitting in front of the guest and it has been 15 minutes since we're talking and nobody from inside the house, of the kitchen or any member of the family has come yet with a cup of tea, so you feel like you feel a little uncomfortable that why the hell nobody is bringing the tea. Okay, because that's our culture, that's our custom, है ना. तो ऐसा लगता है ना, अंदर ही बैठ के आप गेस्ट के सामने बैठे हो 10-15 मिनट हो गए हैं, है ना, और फिर अनकंफर्टेबल सा लगता है कि यार कोई चाय क्यों नहीं लेके आ रहा. क्योंकि हमारा यहाँ कस्टम है ना, हमारा कल्चर है कि कोई गेस्ट आता है तो उसकी हम वेलकम करते हैं, चाय बिस्किट देते हैं. तो मिस्टर वर्मा ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं. अब what happens after 15 minutes? Mr. Sharma says to Mr. Verma, okay Mr. Verma, I'll take your leave, thank you very much, nice talking to you. Then Mr. Verma says, no Mr. Verma, please sit down, चाय आ रही है. अब ध्यान से सुनिएगा. 10-15 मिनट हो गए हैं. मिस्टर शर्मा जी कहते हैं अच्छा वर्मा जी चलो चलते हैं. वर्मा जी ओके, नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. फिर वर्मा जी बोलते हैं अरे नहीं शर्मा जी बैठिए, चाय आ रही है.
Now I want you guys to translate this sentence into English कि चाय आ रही है. ठीक है, तो मैं वर्मा शर्मा जी हटा रहा हूं. अब आप मुझे इसकी इंग्लिश बताएंगे कि चाय आ रही है. लाओ जी चाय लाओ. चाय आ रही है कि इंग्लिश बताओ जल्दी से. आई एम लुकिंग एट द कमेंट. आई वांट यू गाइस टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. टी इज कमिंग. वेरी नाइस. टी इज कमिंग. तो जो चाय का कप है वो नाचते नाचते आ रहा होगा अपने आप है. टी इज कमिंग अपने आप आ रहा है नाच नाच के. लो मेरे को पी लो. और हाउ कम टी टी कैसे आ सकती है आप सोचिए. द टी इज ऑन द वे. ओ बाइक पे आ रही है टी. अब बैठ के कप में ढू ढू. आई एम ऑन द वे. मिस्टर वर्मा प्लीज वेट. डोंट गो एनीवेयर. आई एम कमिंग ऑन माई बाइक. टी इज कम बाय समवन. अ लिटिल क्लोजर. अजय मिश्रा जी. मोदी जी रोजगार दो. ओके रोजगार बेटा मोदी जी नहीं देंगे, आपके स्किल्स देंगे. सो लर्न स्पोकन इंग्लिश एंड अपडेट योर स्किल्स एंड यू हैव द जॉब राइट देयर एंड देन. डोंट ब्लेम एनीवन इफ यू डोंट हैव एनी वर्क और एनीबडी व्हाटएवर. टी इज अराइविंग. हाँ मतलब एक कह रहा है टी इज कमिंग तो वो नाच नाच के आ रही है. एक कह रहा है टी इज ऑन द वे तो बाइक पे आ रही है. और एक कह रहा है टी इज अराइविंग तो वो सीधा एरोप्लेन से आ रही है भाई. क्योंकि अराइव वर्ड का यूज तो एरोप्लेन के लिए करते हैं जब कोई एयरपोर्ट पे आता है. ये यूपीसीसीएस की फीस पूछ रहा है यार. यहाँ हम चाय बुला रहे हैं तो यूपीएससी की फीस पूछ रहा है हमसे. भाई मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मेरे को यूपीएससी का नहीं पता. हाँ जो हमारा इंक्वायरी नंबर है उस पर कॉल करके पता करिए. श्वेता जी लिटिल क्लोजर है ना. द टी इज ब्रिंग बाय समवन. अ लिटिल क्लोजर थोड़ा सा पास हैं आप. समवन कमिंग विथ टी. यस समवन कमिंग विथ टी बोला जा सकता है बट ये एक्टिव वॉइस हो गया. वेरी नाइस. ऑल राइट लेट्स डू दिस. तो टी इज कमिंग तो नहीं होगा बेटे. चाय नहीं आएगी अपने आप. ठीक है ना भैया. तो टी इज कमिंग मत बोलो यार. ऐसे काम मत करो. हाँ इसीलिए कहता हूं वीडियोस देखो. अब समझो क्यों पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में. क्योंकि मैं कह रहा हूं चाय आ रही है, मैं ये नहीं बता रहा चाय कौन ला रही है. और मैं इतनी देर से यही समझा रहा हूं कि हम पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं जब डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक्शन इंपॉर्टेंट होता है. लिंक करो अभी तक जो क्लास में सीख रहे हो. Action is important, not the doer. Because Mr. Verma is sitting with Mr. Sharma. He doesn't know who the hell is the member of the family going to bring the tea. उसे नहीं पता कौन लाने वाला है चाय. इसीलिए वो सिर्फ क्या बोल रहा है, अरे बैठो शर्मा जी चाय आ रही है. ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, क्योंकि हमें पता नहीं कौन ला रहा है चाय. तो हम अब ये देखो, रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो पैसिव में जाते हैं वो इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनते हैं. तो हम बोलेंगे टी इज बीइंग ब्रॉट. तो क्या बोलेंगे, वेट मिस्टर शर्मा डोंट गो एनीवेयर, टी इज बीइंग ब्रॉट. चाय आ रही है. इज एम आर के साथ जब आप बीइंग लगाते, देखो आईएनजी का एक वर्ड लगाना पड़ रहा है ना, क्योंकि रही है. नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही पैसिव पढ़ेंगे हम. तो इज बीइंग ब्रॉट बोलते हैं बच्चा. This is the reason why passive voice is important, because sometime in our real life we use some of the sentences which have absolutely no subject. We don't know who the hell the doer is. That's why we use passive voice. ठीक है, तो जब हमें doer का नहीं पता होता तो हम बोलते हैं पैसिव वॉइस. ये कारण है, इसीलिए आपको पैसिव वॉइस सीखना पड़ेगा, नहीं तो इंग्लिश बोलते समय दिक्कत होगी. आपको पता है जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई भी आदमी होता है, वो स्टेज पे खड़े होकर जब कोई प्रॉमिस करता है तो वो कभी ये नहीं बोलेगा कि आई विल डू इट, क्योंकि अगर उसने बोला आई विल डू इट तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा उस अपने कॉमेंट के लिए. मीडिया पागल कर देगी उसको. मीडिया विल गो क्रेजी आफ्टर हिम, you know, if he fails to deliver his promise, and then they'll be like,
सर आपने प्रॉमिस किया था, यू डिड नॉट फुलफिल द प्रॉमिस, परेशान हो जाएगा वो। इसीलिए कोई भी नेता, राजनेता जब स्पीच डिलीवर करता है तो वो कोशिश करता है कि वो प्रॉमिसेस जो हैं वो पैसिव वॉइस में बोले, ताकि कल को उसको कोई ये ना कह सके कि आपने कहा था। वो कहेगा हाँ मैंने कहा था, मैं थोड़ा करूंगा। इसलिए कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि आई विल डू इट, वो क्या बोलेगा, दिस विल बी डन, दिस विल बी डन सून, है ना। तो जब भी कोई नेता के पास या किसी पर्सन कंसर्न के पास जाता है तो वो बोलता है कि सर ये काम कब होगा, तो वो कहता है कि दिस विल बी डन सून। सर कौन करेगा, द अथॉरिटीज विल डू इट। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो पैसिव वॉइस का यूज करता है, बिकॉज इवन ही डजंट नो हु द हेल द डूअर इज गोइंग टू बी फॉर दिस एक्शन। उसे ही नहीं पता कौन करने वाला है ना, इसलिए वो पैसिव वॉइस बोल के वहां से पतली गली में निकल लेता है। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी यूज पैसिव वॉइस। चाय लाई जा रही है, लाई जा रही है, लाई जा रही है। रोयल राजपूत जी आपने बहुत बार लिखा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू आस्क मी। दिस विल बी डन सून, दिस विल बी डन बाय मोदी जी, ओके। ऑल राइट, डोंट पॉलिटिसाइज द प्लेटफॉर्म प्लीज, है ना। नो पॉलिटिकल डिस्कशंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ओनली इंग्लिश, इंग्लिश एंड इंग्लिश, ओके। Let's move on. I've told you the importance of passive voice. Now I'm going to introduce Mr. Shakespeare's. ठीक है, देखिए, if you're learning English, you must know about Shakespeare. At least नाम तो सुन ही लो, ज़्यादा भी नहीं पता तो सुन लो कि शेक्सपियर नाम का एक बंदा था जिसने बहुत सारे प्ले लिखे हैं इंग्लिश में। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन शेक्सपियर का रहा है। जस्ट अपडेटिंग अ लिटिल नॉलेज अबाउट हिम, ठीक है। बाकी खाली टाइम में कभी पढ़ाऊंगा आपको, शेक्सपियर के बारे में भी पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा एडवांस लेवल में हो जाता है शेक्सपियर, क्योंकि इट्स अबाउट लिटरेचर, तो इसीलिए बस मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे तो इतना ही बता पाऊंगा कि शेक्सपियर जो है वो एक इंग्लिश प्ले राइटर थे और इन्होंने इंग्लिश की वोकैबलरी में बहुत बड़ा contribution करा है। तो I want to share some of the phrases. Even you must have seen in thumbnail, I have put one of the greatest phrases of Sir Shakespeare. उसमें लिखा होगा, she's more sinned against than sinning. So guess the meaning. thumbnail पर जो लिखा है उसका meaning बताओ। Guess the meaning if you can. ये रहा। Can you guess the meaning of this sentence? She is more sinned against than sinning. She is more sinned against than sinning. ये शेक्सपियर ने अपने एक प्ले में लिखा है, ठीक है। सिन माने होता है पाप और सिंड माने होता है पापी। तो अगर ये टर्म आप कहीं सुनते हैं किसी के मुंह से या बोलते हैं या लिखते हैं तो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग यू फेमिलियर विद सच ऑड टर्म्स। ये रेड वाला ऊपर आ रहा है ना, क्योंकि मेरी वाली स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा है। आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, समझो, बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है। कहता है एन एक्सप्रेशन यूज्ड ऑफ दोज हु थॉट दे मे be guilty of wrongdoing think themselves the victim of a more serious wrong. तो हम ऐसे लोगों को बोलते हैं more sin against than sinning, जिनको लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है बल्कि मेरे साथ गलत हुआ है, जबकि एक्चुअली में उन्होंने गलत किया होता है। एक्चुअली में उन्होंने गलत किया होता है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं, है ना, कि कोई व्यक्ति उल्टा हमें ही बोलने लग जाता है जबकि गलती उसकी होती है, ठीक है। तो वो अपने आप को क्या बोलता है कि आई एम मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग, मेरी गलती नहीं थी, इसकी वजह से काम खराब हो गया, जबकि गलती उसी की होती है, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बट ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया भाई, वो तो बेचारे विक्टिम है खुद, उनके साथ गलत हो रहा है, जबकि वो गलत होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं that she is more sinned against than sinning. So that's a little literature expression from Mr. Shakespeare. I want you guys to get familiar with this
थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है हालांकि ये, क्योंकि लिटरेचर का पार्ट है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। एज मैरी एज द डे इज लॉन्ग। ठीक है, तो एज मैरी एज द डे इज लॉन्ग आप बोलते हैं जब आप बहुत खुश होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, यू आर वेरी लाइवली, यू आर फुल ऑफ जॉय। ठीक है, तब बोलते हैं। ये शेक्सपियर का एक प्ले है मच एडो अबाउट नथिंग, उसमें ये यूज हुआ है। हालांकि मच एडो अबाउट नथिंग खुद एक फ्रेज है, ध्यान से समझना। मच एडो अबाउट नथिंग खुद एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना। हिंदी में बोलते हैं ना, राई का पहाड़ बना रहे हो यार तुम। सो प्लीज डोंट मच एडो अबाउट नथिंग, इतना बड़ा मत बनाओ इस बात को, तो बड़ा शो ऑफ करना किसी चीज को मच एडो अबाउट नथिंग होता है। जबकि एज मेरी एज द डे इज लॉन्ग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा केयर फ्री। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जुबिलेंट, जुबिलेंट माने होता है बहुत ज्यादा खुश, केयर फ्री है ना, आजाद घूम रहे हैं, लाइवली। एग्जाम्पल देखो, टॉम इज प्लेइंग आउटसाइड मैरी एज द डे इज लॉन्ग। टॉम बाहर खेल रहा है और बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा लाइवली है, बहुत ज्यादा फ्री फील कर रहा है। सो इट्स अ इजी फ्रेज है ना, एज मेरी एज द डे इज लॉन्ग, है ना, दिन लंबा है उतना ही आप खुश हैं, तो ज्यादा खुश हैं। ठीक है, तो एज मैरी, मैरी माने खुश होता है ना, मैरी क्रिसमस बोलते हैं ना, तो मैरी माने खुश होता है। तो एज मैरी एज द डे इज लॉन्ग इज आवर फ्रेज। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। Oh my God, as good luck would have it, very 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 commonly spoken phrase, as good luck would have it, the merry wives of Windsor। ये एक प्ले है शेक्सपियर का जिसमें उन्होंने ये फ्रेज कॉइन किया था, as good luck would have it। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए ध्यान से। used to say that something happened because of good or bad luck। इस फ्रेज की ब्यूटी पता है क्या है? आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो भी आप बोल सकते हो कि एज गुड लक वुड हैव इट, और कुछ बुरा हुआ है तो भी आप बोल सकते हो एज गुड लक वुड हैव इट। ठीक है जी, तो जैसे हिंदी में जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं ना भाई किस्मत अच्छी थी ये हो गया, और जब कुछ बुरा होता है तो बोलते हैं ना अरे यार अपनी तो किस्मत ही खराब है। ये एक ऐसा फ्रेज है जो दोनों की कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है, अच्छा हुआ तो भी बुरा हुआ तो भी आप बोल सकते हो एज अ गुड लक वुड हैव इट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आवर कार ब्रोक डाउन, हमारी कार खराब हो गई। देखो ये ब्रोक डाउन जो होता है ना बच्चों, ये मशीन खराब होने के लिए यूज होता है, तो कार खराब होने के लिए बोला जाता है ब्रोक डाउन। हमारी कार खराब हो गई ऑन द रोड, रोड पे, बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, देयर वॉज अ गैरेज नियर बाय, वहीं पे पास में गैरेज था। तो ठीक है, तो गुड लक हुआ तो भी बोल सकते हैं एज लक वुड हैव इट। और अगर बुरा होता कुछ, देखें यहां पर दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई अराइव्ड अ लिटिल लेट एंड एज लक वुड हैव इट द लास्ट टिकट हैड जस्ट बीन सोल्ड। अरे यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया है ना, और किस्मत खराब है खाली लास्ट टिकट जो है ना वो बिक गई। तो किस्मत अच्छी है तो भी बोल सकते हैं एज लक वुड हैव इट, और खराब है तो भी बोल सकते हैं एज लक वुड हैव इट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रेज। अच्छा, लक के बारे में मुझे ये लाइंस कुछ बहुत अच्छी लगी, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू। सुनेंगे जरा ध्यान से। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, लाइफ में सब कुछ किसी न किसी कारण से होता है। नथिंग हैपन्स बाय चांस और बाय मीन ऑफ गुड लक। राइटर कहता है कि कुछ भी बाय चांस नहीं होता लाइफ में, और लक वक नहीं होता कुछ भी। इलनेस, इंजरी, लव, लॉस्ट moments of true greatness and sheer stupidity all occur to test the limits of our soul। कहता है आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, बीमारियां हो रही हैं, चोट लग रही हैं आपको, प्यार हो रहा है आपको, कुछ मोमेंट आपके लॉस्ट हो रहे हैं आपको, कुछ ग्रेटनेस आपसे जा रही है, कुछ स्टुपिडिटी हो रही है आपकी लाइफ में, ये सब आपकी आत्मा की परीक्षा हो रही होती है। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है टेस्ट द लिमिट्स ऑफ योर सोल, आपकी आत्मा की लिमिट की टेस्ट हो रही होती है। विदाउट दिस स्मॉल टेस्ट, बिना इस टेस्ट के, वॉट एवर दे मे बी, आपको कुछ भी मिल जाए लाइफ में, लाइफ वुड बी लाइक अ स्मूथली पेव्ड स्ट्रेट फ्लैट रोड टू नोवेयर। कहता है कि लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा ही होता रहे, सब कुछ आपको बहुत बढ़िया बढ़िया मिलते ना, तो आपकी बड़ी फीकी सी सीधी सादी सी जिंदगी हो जाएगी। एक ऐसा रोड जो बस सीधा सीधा चलता रहता है। मैं आपको अपना पर्सनल चॉइस बता रहा हूं, मैं दिल्ली से आगरा आया हूं कई बार,
तो अब मुझे ना एक्सप्रेस वे पे जाना ही नहीं अच्छा लगता, सीधे सीधे चलते रहो यार, है ना। मुझे रादर NH-19 से आना ज्यादा पसंद लगा। अब मतलब कहीं कुछ मोड़ने को तो मिल रहा है, थोड़ा करने को तो मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, राइट? सो यू हैव twists and turns and difficulties in your life so that you know it has some meaning. नहीं तो वो बोरिंग रोड की तरह हो जाएगी। इट वुड बी सेफ एंड कंफर्टेबल, जीवन आपका कंफर्टेबल होगा, सेफ होगा, बट डल एंड अटरली पॉइंटलेस, लेकिन बड़ी बोरिंग सी और पॉइंटलेस लाइफ होगी आपकी। सो एज द लक वुड हैव इट, इसके ऊपर मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करता हूं। आई लाइक इट, ठीक है। तो इस तरह की चीजें पढ़ा करो। सो these things actually helps us improve our communication skills. If you know, you by chance you get the chance to deliver a speech or something, so you should have some content with you so that you can speak. Okay, let's move on. The game is afoot. The game is afoot is a phrase used for that something is happening, कुछ हो रहा है, ठीक है। गेम इज अफूट का मतलब यहां पे लिखिए समथिंग एक्साइटिंग हैज स्टार्टेड, कुछ एक्साइटिंग चीज स्टार्ट हो चुकी है, तो हम बोलते हैं द गेम इज अफूट, ठीक है। स्पेशली जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं द गेम इज अफूट। ये भी शेरलॉक होम्स शेक्सपियर का ही प्लेयर्स पे यूज हुआ है, आप पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है। अगर कभी आपको रीडिंग का शौक लगे तो इट्स अ ग्रेट प्ले, बट उससे पहले थोड़ा सा इंग्लिश अपना इंप्रूव करिए, बिकॉज अदरवाइज यू विल बी स्ट्रगलिंग विद लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी, बिकॉज लिटरेचर की वोकैबुलरी वैसे भी नॉर्मल इंग्लिश की वोकैबुलरी से अलग होती है। आई एम टेलिंग यू दिस, यू हैव टू बाय सेपरेट डिक्शनरी फॉर द लिटरेचर थिंग्स, ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड्स इतने पुराने हो चुके हैं कि वो यूज ही नहीं होते हैं, अब लिटरेचर में यूज होते हैं। और शेक्सपियर वगैरह ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड बनाए हैं कि वो नए वर्ड बना देते थे और कोई उनको यूज नहीं कर रहा है आजकल, तो वो काफी पुराने हो चुके हैं, ठीक है। Well, that's it for today. So I hope you really enjoy the session. I did. I always enjoy teaching English. Okay, and I've already told you I'll feel successful if you gain something, if you improve, and if you type in the comment that yes, I see some changes in myself. Keep on watching and repeating the same videos, and please share, subscribe, and press the bell icon. Share with your friends. Have fun. Enjoy. English is a very, very funny language. It's a very stylish language. Okay, so listen, speak, read and write. These are 4 basic things that you got to do to improve your English, है ना। इंग्लिश को सुनिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी, राइट। विद दैट नोट आई विल टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच।